मेरा नाम विक्रम है। मैं एक पिछड़े हुए गांव में रहता था, जहां के अपने ही अलग नियम और कानून हैं। हमारे गांव में सरपंच जी के बड़े सख्त उसूल होते थे। अगर कोई भी सरपंच जी के खिलाफ जाता तो उसको सजा जरूर मिलती थी। मैं सरपंच जी के घर में नौकर था। सरपंच जी ने अपनी हवेली के पीछे एक छोटी सी कोठरी बनाई हुई थी। गांव में कोई भी चोरी करता, किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालता या किसी को मारने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी। हमारे गांव में पुलिस का कोई कानून नहीं था, क्योंकि सरपंच जी ही फैसला करते थे और सारे गांव वाले सरपंच जी के फैसले पर अपना सर झुका दिया करते थे। हमारे गांव के सरपंच जी इतने अच्छे और पक्के फैसले किया करते थे कि कोई भी आरोपी जुर्म करते समय 10 बार सोचता था। यही वजह थी कि हमारे गांव में कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। मैं सरपंच जी का एक खास नौकर था। सरपंच जी ने मुझे आरोपियों की देखभाल करने के लिए रखा था। सरपंच जी ने अपनी कोठरी को जेल की तरह बनाया हुआ था। जेल के अंदर हर तरह का आरोपी पाया जाता था। उनको खाना देना, उनको उनकी ज़रूरत का सामान देना, ये सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। अगर हमारे गांव में कोई किसी औरत की इज्जत खराब करता या फिर किसी को जान से मार देता तो उसे गोली मारकर जान से मारने की सज़ा रखी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन में जमानत के तौर पर आरोपी को छुड़ा लिया जाता है, लेकिन हमारे गांव में सरपंच जी के फैसले के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सरपंच जी की कोठरी में एक लड़का बंद था। सुना था कि 2 दिन बाद इस लड़के को गोली मार दी जाएगी। ये लगभग 19 साल का लड़का था। ये लड़का इतना मासूम था कि इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि यह आरोपी है। इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े मासूमियत भरे थे। जब मैं कोठरी में उसके कमरे की तरफ जाता तो वह एक गहरी सोच में बैठा हुआ होता था। मुझे उसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अब 2 दिन बाद बेचारे की मौत होने वाली थी। लगभग 19 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था, जबकि अभी उसने इतनी सी उम्र में देखा ही क्या था। वो तो बहुत कम उम्र का लगता था। मेरा उस लड़के से पूछने का दिल चाहता था कि तुम्हें किसकी वजह से और किस जुर्म की वजह से ये सजा दी जा रही है कि इतनी हसीन दुनिया को छोड़कर तुम मरने जा रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती थी कि मेरा उसे बात करने को भी दिल घबरा जाता था। सरपंच जी के घर में काम करते करते मेरा दिल भी सरपंच जी की तरह सख्त हो गया था, लेकिन इस लड़के को देखकर मेरा दिल पिघल जाता था और दिमाग में चारों तरफ सवाल घूमने लगते थे। मैं उस लड़के से बहुत सारी बातें पूछना चाहता था, मगर कोठरी के अंदर इस तरह की परमिशन नहीं थी कि हम किसी भी आरोपी से खुलकर बात कर सके। आज मुझे सरपंच जी ने हुक्म दिया था कि उस 19 साल के लड़के को आज सजाए मौत दी जानी थी। उसकी मौत के बारे में सुनकर मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज उस लड़के को सरपंच जी के पास लेकर जाने वाला था, क्योंकि सरपंच जी अपने हाथ से ही आरोपी को गोली मारते थे। मेरा दिल उस लड़के के लिए परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा कि अभी इसको गोली लगने में टाइम है, अभी सरपंच जी भी किसी काम में बिजी है। इसीलिए मैं इस लड़के से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसने क्या गुनाह किया है। और फिर पुलिस के कानून की तरह हमारे गांव के कानून के हिसाब से भी हर आरोपी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती थी। इसीलिए ये काम भी मुझे ही दिया गया था। मुझे ही उस लड़के से उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछना था, क्योंकि हमारे गांव में सजाए मौत देने वाले आरोपी से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, क्योंकि यह आरोपी का इकलौता हक होता है जो कि उसे मरने से पहले दिया जाता है। चाहे वो अपनी पसंद का खाना खाना चाहे या फिर वो अपने पसंदीदा इंसान से मुलाकात करना चाहे, उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। इस लड़के का नाम सोनू था। इस लड़के से भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, लेकिन इस लड़के का कोई भी रिश्तेदार, इसके माता पिता या कोई भाई बहन कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आया था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत आई थी और वो बूढ़ी औरत इस लड़के के गले लगकर रो रही थी। वो बूढ़ी औरत उस लड़के को आशीर्वाद दे रही थी और बार बार दुआएं दिए जा रही थी कि तू एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। भगवान जरूर तुझे ये सजा नहीं होने देगा और तुझे बचा लेगा। तू एक अच्छा इंसान है और भगवान हमेशा अच्छे लोगों की मदद करता है। न जाने इस औरत का इस लड़के के साथ क्या रिश्ता था। इस लड़के की मौत तो होनी ही थी, क्योंकि सरपंच जी ने जो एक बार फैसला दे दिया वो पत्थर की लकीर बन जाता था। उस फैसले को कोई नहीं बदल सकता था। थोड़ी देर के बाद पता चला कि अचानक से सरपंच जी की छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे शहर के अस्पताल लेकर जाना पड़ा।
इसलिए सरपंच जी अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर अपनी बेटी को शहर के अस्पताल लेकर चले गए थे और पता चला था कि लगभग 2 दिन के बाद सरपंच जी गांव वापस आएंगे। इसलिए मुझे आज ही सरपंच जी ने फोन करके कहा था कि मैं सोनू को उसके रिश्तेदारों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा के टाइम पर ज्यादा टाइम न लग सके। मेरा मानना ये था कि शायद सोनू की आखिरी ख्वाहिश अपने रिश्तेदार या परिवार वालों से मिलना ही होगी, तो वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं बताएगा, बस वो इसके बाद सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानता था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश उतनी ही अनोखी और स्पेशल होगी। सोनू उस बूढ़ी औरत से मिलने के बाद वापस अपनी कोठरी में आ गया था। अब उसको 2 दिन जीने का और मौका मिल गया था, क्योंकि जब सरपंच जी आते तो वो अपने हाथ से सोनू को गोली मारते। मैं जब सोनू को कोठरी में बंद करने गया तो सोचा कि आज इससे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेता हूँ, क्योंकि सरपंच जी भी गांव में मौजूद नहीं है। मैंने हिम्मत करते हुए सोनू से बात करने की कोशिश की थी। मैंने सोनू से कहा, सोनू, तुम्हारी मरने से पहले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। वो मेरी तरफ चौंक कर कहने लगा, कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने बड़े तीखे अंदाज में कहा था। मैंने कहा कि हर मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने मनपसंद लोगों से मिलना चाहता है, और तुम्हारी मुलाकात भी उस बूढ़ी औरत से हो गई। सोनू कहने लगा, नहीं, ये मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तो बड़ी स्पेशल है और मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश को मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। सोनू ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था। मैंने उसे सवाल किया, तो बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? सोनू मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहने लगा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। मैंने कहा, हाँ हाँ, यहाँ हर मरने वाले की मरने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती है। ये तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्र देखते हुए उस पर तरस खाकर कहने लगा। तो वो कहने लगा, तो फिर ठीक है, मुझे किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान के सामने पेश करो जिसको मैं अपनी ख्वाहिश बता सकूं। मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश नहीं बता सकूंगा। ये मेरी बहुत स्पेशल ख्वाहिश है, इसीलिए मैं अपनी ये ख्वाहिश सरपंच जी के सामने ही पेश करूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुम ये बात किसी दूसरे को नहीं बताओगे। मैंने उसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश की और सोचा कि वो सजाए मौत का कैदी है और 2 दिन के बाद तो उसकी मौत होने वाली है। मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा? मैंने उस लड़के से कहा कि सरपंच जी तो 2 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि वो गांव से बाहर गए हुए हैं। उसने कहा, तुम उनसे बात कर लो, जब वो आ जाएं तो उनसे कहना कि मुझे उनसे बात करनी है, उसके बाद ही वो मुझे गोली मारे। मैंने सरपंच जी को फोन करके सारी बात बता दी। जब 2 दिन के बाद सरपंच जी गांव वापस आए तो मैंने उस लड़के का सामना सरपंच जी के साथ करवा दिया। सरपंच जी कहने लगे, बोलो लड़के, तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिश है? मैं हैरान रह गया था सरपंच जी को देखकर कि सरपंच जी मरने वाले कैदी से इतने प्यार से बात कैसे कर सकते थे, क्योंकि आज तक तो सरपंच जी ने किसी से इस तरह से बात नहीं की थी। हो सकता है कि शायद सरपंच जी भी उसकी गलती से वाकिफ होंगे और जानते होंगे कि उसने क्या गलती की है और उसे इस तरह की सजा क्यों दी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर कोठरी में ऐसे लोग ही बंद होते थे जिनकी गलती छोटी और सजा बड़ी होती थी, ताकि आगे गलती करने से पहले लोग कई दफा सोच सकें। फिलहाल जब उस लड़के से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि सरपंच जी, मेरी उम्र 19 साल है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और शादी करके एक दिन अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर तो सरपंच जी के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए थे, लेकिन सरपंच जी ने अक्लमंदी और होश से काम लिया। सरपंच जी कहने लगे, हम तुम्हारी शादी तो करवा देंगे, लेकिन गांव में ऐसा कौन है जो तुम्हें अपनी बेटी देगा, और ऐसी कौन लड़की है जो तुमसे शादी करेगी? तुम्हारे परिवार के बारे में भी कुछ अता पता नहीं। तुम अभी छोटे हो और तुम कोई काम भी नहीं करते, और फिर सबसे आखिरी बात तो यह है कि तुम मरने वाले हो, और मरने वाले इंसान को भला कौन अपनी बेटी दे सकता है? क्यों तुम अपना ये आखिरी मौका गवा रहे हो? तुम्हें कुछ अपनी पसंद का खाना है या फिर किसी पसंदीदा इंसान से मिलना है तो बताओ। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया से जा रहे हो। यह हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, मगर हमारे गांव का कानून बहुत सख्त है और हम अपना कानून बदल नहीं सकते। हमारा कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र का मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का बूढ़ा। सबके लिए कानून बराबर है
और जिसका जैसा गुनाह होगा उसको उसी के हिसाब से सजा दी जाती है। और तुम्हारा आरोप कोई छोटा आरोप नहीं जो तुम्हें छोड़ दिया जाए, इसलिए तुम्हें मरना तो होगा ही, ताकि तुम जैसी गलती गांव का कोई भी इंसान दोबारा ना कर सके। हम किसी भी आरोपी को बेवजह सजा नहीं देते। आरोपी जुर्म करता है, उसको उसके जुर्म की सजा ही दी जाती है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाती। लेकिन अब तुम ही कोई ढंग की ख्वाहिश के बारे में बता दो जिसको हम पूरी कर सके। सरपंच जी ने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गांव की कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी किसी के साथ करवा दें, क्योंकि तुम एक आरोपी हो। सोनू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगा, सरपंच जी, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवा दो। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी और मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सोनू की बात सुनकर हम सबके कान खड़े हो गए थे। हम लोग सोचने लगे कि कहीं सोनू सरपंच जी के घर की कोई औरत या फिर कोई नौकरानी के साथ शादी करने की डिमांड न रख दे। सोनू ने कहा कि आप सारे गांव में ऐलान करवा दो कि सोनू, जिसका पूरा नाम सुरेंदर है, जो कि आपकी कोठरी में बंद है और उसे गोली मारकर उसके जुर्म की सजा दी जाने वाली है। ये लड़का सोनू किसी लड़की से शादी करना चाहता है। कोई लड़की है जो एक दिन के लिए उसकी मरने से पहले पत्नी बन सके। अब ये बात थी तो बहुत बेतुकी, लेकिन सोनू ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई तो आप उसे रोकेंगे नहीं और मेरी शादी उस लड़की के साथ करवा देंगे, और सुबह होने तक वो लड़की मेरे साथ यहीं पर रहेगी। सोनू की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी ख्वाहिश ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए थे। सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, हम सारे गांव में ऐलान करवा देंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि तुमसे शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं होगी। कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से शादी करके क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करेगी? एक दिन की तुम्हारी पत्नी बनने के लिए क्यों वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगी? मैंने भी सोनू को यही सब कुछ समझाया, लेकिन सोनू ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सोनू ने यही कहा कि सारे गांव में ऐलान करवा दो, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई लड़की नहीं आई तो मैं कोई ख्वाहिश नहीं रखूंगा, फिर चाहे उसके बाद आप मुझे गोली मारकर मेरी हत्या कर देना। हमने सोनू की ख्वाहिश पर ध्यान देते हुए सारे गांव में ऐलान करवा दिया। साथ में ये भी बता दिया कि वो एक जुर्म का कैदी है और उसकी सजा गोली मारकर उसको दी जाएगी। उसकी ख्वाहिश पूरी होते ही उसको उसके जुर्म की सजा दे दी जाएगी। उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा। अगर कोई लड़की फिर भी इस लड़के से शादी करना चाहती है तो वो सरपंच जी के घर पर आ जाए। हम सारे लोगों को तो ये सबक मजाक ही लग रहा था। हमने तो उस लड़के की ख्वाहिश पूरी कर दी थी, लेकिन पूरे 1 घंटे के बाद एक नौकर भागता हुआ सरपंच जी के पास आया और कहने लगा कि एक 18 साल की लड़की आई है और दुल्हन के कपड़े पहने हुए है और उसके साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। मुझे उसकी बात बड़ी हैरान कर देने वाली लगी थी। मुझे लगा कि शायद वो नौकर किसी और को समझ रहा है, पर जब मैं और सरपंच जी बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि सामने खूबसूरत और जवान लड़की, जिसकी उम्र 18 साल होगी, वो दुल्हन बनी खड़ी हुई थी और उसके साथ पंडित जी भी थे। पंडित जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस लड़की की शादी करवाने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी के पास पूजा की सारी सामग्री भी थी, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह से तैयार थी। उसके कपड़े और तैयारी देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारे ऐलान के इंतजार में ही बैठी हुई थी। अब तो मुझे सोनू पर शक होने लगा था। हो सकता है कि उसने इस लड़की को बुलाने के लिए ही ऐसा किया हो। एक दिन के लिए वो उस लड़की से मिलकर क्या कर लेगा? ये लड़की कौन है? मैंने पंडित जी से पूछा था कि ये लड़की कौन है, क्या आप इस लड़की को जानते हो? पंडित जी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये मेरे पास आई थी और इस लड़की ने शादी का लहंगा पहना हुआ था। कहने लगी, मुझे सरपंच जी के घर लेकर चलो, मुझे सोनू से शादी करनी है। मुझे नहीं पता कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो इस लड़की को बहुत समझाया कि ये ऐसे लड़के के साथ शादी ना करे जो खुद कल को मरने वाला है, मगर ये लड़की मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। कह रही है कि मुझे तो बस सोनू से ही शादी करनी है। मैं इस लड़की को बता चुका हूँ कि वो लड़का मौत के घाट उतरने वाला है। सरपंच जी गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने वाले हैं, मगर ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही मैं एक दिन सोनू के साथ रहूंगी, मगर मेरी भी चाहत पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं सोनू से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था
कि सोनू को कोई लड़की इतना भी चाह सकती है कि किसी लड़के के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन फिलहाल हमारा तो काम सोनू की ख्वाहिश को पूरी करना था। हमने उसकी बात पर कोई एतराज नहीं किया। पंडित जी को बुलाया गया और सोनू को उसकी कोठी के कमरे से बाहर लेकर आया गया। पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू की और सारी रस्में हो जाने के बाद उसकी शादी कर दी गई। सोनू ने कहा कि अब ख्वाहिश के मुताबिक और वादे के मुताबिक आप लोग मेरी पत्नी को कोठरी के कमरे में मेरे साथ भेज दो, ताकि मैं इसके साथ बातें कर सकूं और सारा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। उसके बाद रात को ये चली जाएगी और इसके जाने के बाद आप मुझे गोली मारकर सज़ा दे देना। फिर कोई मेरी चाहत नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया था। सोनू की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत सच्ची ही होती है। मैं अपने दिल में यही सब कुछ सोच रहा था। ये नहीं जानता था कि इस सब के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी हुई है, जो हमारे भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। सरपंच जी ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को सोनू के कमरे में बंद कर दो। वहां पर तो सिर्फ एक ही बिस्तर मौजूद था, जो कि सोनू का था, और कैदी को कैदी की तरह ही रखा जाता था। गर्मी बहुत ज्यादा थी। कोठरी के कमरे में पंखा भी नहीं लगा हुआ था। सारे कैदी गर्मी में ही रहते थे। सरपंच जी ने कहा कि ये भी गर्मी में ही रहेगी तो खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैं भी अपने दिमाग में यही सब कुछ सोच रहा था। मैं इस लड़की को सोनू के कमरे में लेकर चला गया, लेकिन वहां तो बड़ी मुश्किल से एक इंसान ही ठीक से रह पाता था। दूसरे के रहने की गुंजाइश ही नहीं थी। इन दोनों को कमरे में बंद कर दिया और फिर मैं बाहर आ गया था। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की खुद ही तंग आ जाएगी, मगर मुझे उन दोनों के हल्के हल्के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। मुझे शक हुआ था, शायद ये दोनों अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं बेफिक्र था। मैं जानता था कि कमरे का दरवाज़ा खोलना इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बहुत मजबूत था और मैं खुद उसको अपने हाथों से ताला लगाकर आया था, और ताले की चाबी भी मेरे पास ही मौजूद थी। मेरी कोशिश यही थी कि सोनू आखिरी टाइम अपनी महबूबा से दिल खोलकर बातें कर ले। मुझे उन दोनों में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। वो दोनों बातें कर रहे थे। ना तो मैंने उनकी बातें सुनी और ना ही मैंने ध्यान दिया। मुझे बेफिक्र करने के लिए सिर्फ एक यही बात काफ़ी थी, क्योंकि सोनू के कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत सा ताला लगा हुआ था और उस ताले को चाहकर भी कोई खोल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास मौजूद थी। इसकी कोई दूसरी चाबी नहीं थी। सारे कैदियों के कमरों की चाबी मेरे पास ही रहती थी। काफ़ी देर गुजर गई थी और मुझे नींद आने लगी। तभी मैंने कोठरी के बाहर दरवाजे पर एक कुर्सी रख ली और मैं बैठे बैठे सो गया। मुझे सोए हुए अभी 10 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक चीखों की आवाज़ें आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो जो लड़की सोनू से शादी करके यहाँ आई थी और कोठरी के कमरे में बैठी हुई थी, उसने कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब मैं सोनू के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे लगा कि सोनू ने शायद इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी ज़रूर की होगी, तभी तो वो इतनी परेशान नजर आ रही है। वो लड़की कहने लगी कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मुझे अपने घर जाना है, और अब सारा दिन मैं यहाँ पर गुजार चुकी हूँ। मेरे जाने का टाइम भी हो गया। मैंने जल्दी जल्दी कमरे का दरवाज़ा खोला और उस लड़की को आज़ाद कर दिया और सोनू को कमरे के अंदर बंद करके वापस मैं अपने घर की तरफ चला गया। मैं अपने घर जाकर सो गया। मैं इस बात से अनजान था कि सुबह जब मैं सरपंच जी की हवेली में जाऊंगा तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी होगी। जब मैं सुबह सरपंच जी के घर गया तो सरपंच जी कहने लगे, वो लड़का जिसका नाम सोनू है वो कहाँ चला गया? मैंने कहा, सरपंच जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सोनू अपने कमरे में ही होगा, और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सरपंच जी कहने लगे कि वो अपने सेल में नहीं है, जाकर देखो। मैंने अपने एक साथी को कोठरी के अंदर भेज दिया कि वो सोनू को लेकर आ जाए। मैंने उससे कहा कि तुम कमरे को खोलकर उसके अंदर देखना, वो कहाँ पर छुपा बैठा है। सरपंच जी मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि तुम जाओ और देखो कि वो कहाँ पर है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने सरपंच जी से ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखता हूँ, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे तो ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। अगर सोनू गायब हो गया या उसने मुझे कोई चकमा दिया तो सरपंच जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी सोनू के कमरे की तरफ चला गया। वहां तो पूरी तरह से अंधेरा ही छाया हुआ था। कमरे की लाइट भी बंद थी।
मैंने बाहर से ही सोनू को आवाज दी, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। मैंने लाइट ऑन करके देखा तो सोनू जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये मर चुका है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने सोनू को पलटकर उसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इतनी देर में ही सरपंच जी भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी उस लड़के की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे। सरपंच जी मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि कौन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और कौन नहीं। तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए कितने साल हो गए, मगर अभी तक तुम्हें लोगों को पहचानने की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। सरपंच जी कहने लगे, अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई कि वो लड़का भाग गया है तो सारे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा दिल चाह रहा था कि सामने लेटी हुई लड़की को उठाकर फेंक दूं। इन दोनों लड़का लड़की ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। आज पहली बार सरपंच जी ने मुझ पर डांट लगाई थी, वरना मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर सोनू से मिलने के लिए आई है, सोनू की मोहब्बत में पागल है, उसकी दीवानी हुई पड़ी है, तभी उसकी खातिर उससे शादी करके मिलने के लिए आ गई। मगर मैं ये नहीं जानता था कि सोनू ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के कपड़े पहनकर यहाँ से भाग गया था और इस लड़की को अपने कपड़े पहनाकर यहाँ पर छोड़ गया था। अब इस लड़की को हम सोनू की जगह सजा नहीं दे सकते थे, क्योंकि सजा का हकदार तो सोनू था और इसीलिए सजा भी उसे ही मिलनी थी। अब इस लड़की को हम कुछ नहीं कह सकते थे, जबकि ये लड़की सोनू के कपड़े पहनकर हमारे सामने बैठी हुई थी। वो लड़की कहने लगी कि आप लोगों ने सोनू के साथ अच्छा नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं की जिसकी सजा उसे मौत के रूप में दी जा रही है। और मेरी आंखों में आंखें डालकर वो लड़की कहने लगी कि ये बात तो वक्त साबित कर देगा। उस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये बात कही तो मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। सरपंच जी ने सारे नौकरों को हुक्म दिया कि जल्द से जल्द सोनू को ढूंढा जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। और सरपंच जी ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें भी लापरवाही करने की सजा दी जाएगी। हमें इस लड़के को सजाए मौत देनी थी, इसको मौत के घाट उतारना था, लेकिन वो लड़का हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। सरपंच जी मुझसे कहने लगे, मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें ये काम सौंपा था, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो। अब तुम कुछ भी करके उस लड़के को मेरे सामने लाकर हाजिर करो, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। ये बात सुनकर मैं घबरा गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। आज तक मैंने कोई गलती नहीं की थी। सरपंच जी को मुझ पर बहुत भरोसा था और इसीलिए वो भरोसे वाला काम मुझे ही सौंपा करते थे। लेकिन आज इस लड़के की वजह से मेरे भरोसे पर भी उंगली उठ गई थी। मैंने इस लड़के पर भरोसा किया और इस लड़की पर तरस खाया। तरस खाकर ही इन दोनों की शादी कर दी और अब इन दोनों ने ही मेरी आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माता पिता तक पहुंचे या फिर सोनू को ढूंढ निकालें। सोनू रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से रात के 2:30 बजे निकल गया था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब इन दोनों लड़का लड़की के केस में मुझे और भी इंटरेस्ट आने लगा था कि आखिर वो लड़की कैसे सोनू की जगह पर बैठने के लिए तैयार हो गई थी और इसने सोनू को अपना पति भी मान लिया था, और कैसे इसने सोच लिया कि सोनू के हिस्से की सजा इसे दे दी जाएगी। इतनी मोहब्बत किसी आरोपी से तो कोई लड़की नहीं कर सकती। इतनी मोहब्बत किसी आरोपी से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अगर सोनू गलत लड़का था तो ये लड़की उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है। मैंने इस लड़की से इसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि मैं गांव के गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पिता की मौत 4 साल पहले हो गई। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी माँ ही घर में रहते हैं। इस लड़की की माँ को बुलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही सारी बात पूछ लूं। मैंने इस लड़की से सवाल किया कि तुमने सोनू को यहाँ से क्यों भगाया। उसके बाद जो इस लड़की ने मुझे बताया वो सब सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लड़की कहने लगी कि मैं आपको सोनू के बारे में एक एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाएगी। उसने बताया कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ। सोनू शहर में रहता है, वो इस गांव का नहीं है।
वो मेरे पिता के दोस्त का बेटा है जो कि शहर में रहते थे। सोनू के पिताजी कभी कभी हमारे घर पर सोनू को हमारे यहाँ लेकर आ जाते थे, लेकिन जब से मेरे पिता की मौत हुई थी हम माँ बेटी अकेली हो गए थे। मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का मुझे पसंद करने लगा था, जबकि मैं सोनू से प्यार करती थी और सोनू भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों की उम्र कम थी, इसी वजह से हमारे परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जब उस लड़के को पता चला कि मैं सोनू से प्यार करती हूँ और सोनू हर महीने हमारे घर का एक चक्कर जरूर लगाता है, एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेरी माँ को शहर के अस्पताल जाना पड़ा। मैं घर पर अकेली थी। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का मोहित इस बात का फायदा उठाते हुए छत से हमारे घर पर कूद आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरी इज्जत खराब करना चाहता था। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। घर का दरवाजा बंद होने की वजह से किसी को मेरी आवाज नहीं गई। मोहित ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की बहुत कोशिश की और मैं खुद को हर तरह से मोहित से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मोहित मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। वो मेरी इज्जत खराब करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मैं फिर भी खुद को बचा रही थी और साथ ही साथ मोहित से ये भी कह रही थी, मुझे छोड़ दो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है। लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने अपने हाथ में चाकू ले लिया और मोहित के पेट में मार दिया। चाकू लगने की वजह से मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। तभी अचानक घर का दरवाजा खोलकर सोनू भी आ गया। जब सोनू ने मेरे हाथ में चाकू देखा तो उसने ये इल्जाम अपने सर ले लिया। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी हमारे घर में मौजूद हो गए और लोगों ने जब सोनू के हाथ में चाकू देखा तो उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि सोनू ने ही मोहित की हत्या की है। गांव वाले पकड़कर सोनू को सरपंच जी के पास ले गए। जब गांव वालों ने बताया कि हम लोग चश्मदीद गवाह हैं कि इस लड़के के हाथ में चाकू था और सामने मोहित की लाश पड़ी हुई थी। मोहित की फैमिली वालों ने भी सरपंच जी से यही कहा कि इस लड़की ने ही हमारे बेटे को मारा है। सरपंच जी इस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब जब सारे सबूत और गवाह सोनू की तरफ इशारा कर रहे थे, तब सरपंच जी ने सोनू की मौत की सजा सुना दी। मैं भी अपना मुंह नहीं खोल सकती थी क्योंकि मैं जवान लड़की थी। अगर मैं सब कुछ सच सच बता देती तो मेरी माँ जीते जी मर जाती। सोनू मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मेरा जुर्म अपने सर ले लिया। मैंने उस लड़की से सवाल किया, तो फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, सोनू को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? वो लड़की कहने लगी, मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। सोनू आज रात तक वापस आ जाएगा। वो मुझे यहाँ ऐसी हालत में नहीं देख सकता और जाहिर सी बात है अब तो मेरी उसके साथ शादी भी हो गई। वो अपनी जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह नहीं भागेगा और ना ही वो हार मानकर भाग जाने वालों में से है। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। फिर उसके बाद जो उसने मुझे कहानी सुनाई थी वो तो सच में बहुत परेशान कर देने वाली थी। उस लड़की ने कहा कि अब आप ही बताओ कि इसमें किसकी गलती है। वो कहने लगी, अगर हम लोग अमीर होते, हमारे साथ में भी कोई ताकत होती तो हम जल्दी ही सोनू को बचा लेते। सोनू ने जो भी किया वो मुझे बचाने के लिए ही किया। जितनी भी गलती है वो मेरी ही है। सोनू ने मेरा इल्जाम ही तो अपने सर लिया है। आखिर मैं भी उस टाइम पर क्या करती? अगर मैं गांव वालों को सच बताती तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता और साथ ही साथ मेरी बेइज्जती भी होती। मगर जबकि मोहित के परिवार वाले ताकतवर थे, इसीलिए उन्होंने सोनू की जिंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया। मोहित की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। मोहित के घर वाले अपने बेटे की मौत पर बहुत भड़के हुए थे, इसलिए वो सोनू को सजा दिलवाना चाहते थे और फिर सारे सबूत भी सोनू की तरफ ही इशारा कर रहे थे। आखिरकार सोनू को सरपंच जी ने कैद कर दिया और मौत की सजा सुना दी। अब अगर वो यहाँ से निकल भी जाता तो गांव वाले उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ते। हालांकि कसूर सोनू का नहीं, कसूर तो मोहित का था, जो मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था और जिसने मुझे उसकी जान लेने पर मजबूर कर दिया। सोनू मुझसे शादी करना चाहता था। मेरी मोहब्बत निभाने के लिए उसने मेरा साथ दिया। उसने गांव में शादी के लिए ऐलान इसीलिए करवाया ताकि मैं ये ऐलान सुनकर उससे शादी करने के लिए आ सकूं। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने सोनू को सजा नहीं होने दूंगी। मेरी माँ का भी यही कहना है कि हम सोनू को बचाकर ही रहेंगे। मैं इसीलिए यहाँ पर आई और मैंने ये प्लान बनाया। मैंने यहाँ से सोनू को अपने कपड़े पहनाकर भगा दिया ताकि वो अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे कर सके।
ये बात कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस लड़की का क्या होगा। अब हमें सोनू के आने का इंतजार करना था। सोनू अपने साथ शहर से वकील लेकर आया। भगवान की कृपा से वकील ने सरपंच जी के सामने बैठकर बात की और उनको सारी हकीकत बताई। तब सरपंच जी ने इस लड़की को अपने पास बुलवाया। इस लड़की ने जाकर सारी बात सच सच बता दी। सरपंच जी लड़की की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लड़की की कुछ सहेलियों को बुलाया गया, जिन्होंने गवाही दी कि जब ये लड़की घर से बाहर निकलती थी तो मोहित की नज़र हमेशा इस लड़की पर रहती थी। इस बात से ये साबित होता था कि मोहित काफ़ी दिनों से इस लड़की का पीछा कर रहा था और मौके की तलाश में था कि कब वो इसकी इज्जत पर हाथ डाल सके। लेकिन जब उसको ये बात पता चली कि इस लड़की की माँ घर में मौजूद नहीं है और ये लड़की अकेली है, तब वो मौका पाकर इसके घर में घुस आया था और लड़की की इज्जत पर हाथ डालने लगा। अपनी इज्जत बचाने की खातिर लड़की ने चाकू घोंपकर उस लड़के की हत्या कर दी और मौके पर ही सोनू आ गया। तो सोनू ने इस लड़की का इल्जाम अपने सर ले लिया, लेकिन आखिर लड़की भी क्या कर सकती थी। अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसने मोहित की हत्या कर दी, क्योंकि मोहित किसी भी हाल में लड़की की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ये सारी बातें जब सरपंच जी के सामने पेश की गईं, तो सरपंच जी ने फैसला किया कि ना कसूरवार लड़की है और ना कसूरवार लड़का है, कसूर मोहित का था, जिसने गांव की जवान लड़की पर गंदी नजर डाली। गांव की बाकी की लड़कियों ने भी यही गवाही दी कि मोहित की इस लड़की पर नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों पर गंदी नजर रहती थी। वो हर लड़की को गंदी नजर से देखता था, जिस वजह से लड़कियां उसके सामने आने से डरती थीं। सरपंच जी ने भी ठान लिया कि लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी सजा नहीं दी जाएगी और हत्या के मामले को यहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। जब गांव वालों के सामने ये बात आई तो सोनू को बाइज्जत उसके शहर जाने की इजाजत दे दी गई थी और सरपंच जी ने खुद सोनू की शादी दोबारा से उस लड़की के साथ खूब धूमधाम से कराई थी। मोहित के घर वाले अपने बेटे की गलती पर काफी शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने सोनू से भी माफी मांगी, जिन्होंने एक बेगुनाह लड़के को मौत के रास्ते तक पहुंचा दिया था। लेकिन भगवान की कृपा से सोनू की मौत टल गई और अब वो अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। सुना है कि वो उस लड़की को लेकर शहर चला गया। सरपंच जी ने सोनू से माफी मांगी और कहा कि अच्छा हुआ तुम सबूत इकट्ठा करने के लिए यहाँ से भाग गए। अगर मैं तुम्हें गोली मार देता तो मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहता कि मैंने एक बेगुनाह को गुनाह करने की सजा दी है। फिलहाल वो दोनों पति पत्नी अब अपनी अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और मेरी नौकरी भी बच गई। मैं अपना काम अब बड़ी ईमानदारी और ध्यान से करता हूँ, ताकि कोई फिर से सोनू जैसा ना आ जाए जो मुझे चकमा दे दे और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।